खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज़ हो गया है। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आज जनवरी की 16 तारीख है, सन 2025 है। उम्मीद है कि सुबह सुबह जब हम आपके सामने आए हैं तो आपको बाखबर करेंगे, हर उस छोटी बड़ी खबर से बाखबर करेंगे जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। आलम दुनिया के अंदर, स्पेशली मुस्लिम ब्लॉक के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर हमारी नज़र रहेगी। और फिर मौसम के मिजाज के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। शदीद सर्दी के बावजूद भी जिस्मानी कसरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर हम आपको श्रीनगर लिए चलेंगे, दिखाएंगे सूरत हाल किस तरीके की है। रिजर्वेशन के मामला पर भी बात होगी। एक और मौत हुई है और सफ़े मातम बिछा हुआ है। क्या कुछ चल रहा है, पूरी रियासत का खेल, वो भी आपके सामने रखेंगे। और ट्रेन का अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ज़रा एहतियात बरतिएगा, क्योंकि बड़ी खबर बताएंगे सलाम जेके में। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर, और उसके साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी, जहां पर खबर, तज्जिया और तबसरा हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन फटाफट से आप जब टीवी पर आ रहे हैं तो सोशल मीडिया साइटों पर भी आप अपनी आवाज़, अपनी बात को रख सकते हैं। और जब ये बात आप हमारे तक पहुंचाते हैं तो उन बातों से हम अपने प्रोग्राम को तरतीब देने में हमें मदद मिलती है। आपकी तनकीद हमारे लिए मशअल राह है, इसलिए उसको ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज़, और सबसे पहले आपको फटाफट से बताते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज क्या कुछ अहम तरीन वाक़ात गुजर चुके हैं, और उन अहम तरीन वाक़ात में कौन से ऐसे वाक़ात हैं जिनकी याद दहानी आपको मेरे साथी आसिफ रशीद करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। मैं आसिफ रशीद आपके साथ 8:38 हुआ चाहते हैं। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। मुख्तलिफ मौज़ूआत, ख़बरों, तज्जियों और तबसरों से हमें गुजरना है। लेकिन इन सब पे जाने से पहले जो इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि ख़बरें न सिर्फ मकामी सतह की होगी, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस वक्त सर फहरिस्त क्या है, सुर्खियों में क्यों है, कौन से इलाके हैं, उस ताल्लुक से बात होगी। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। आज आप सब जानते हैं जनवरी की आज 16वीं तारीख है, साल 2025, और ये 16वीं तारीख हिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ अहम तरीन वाक़यात हैं। 1979 में आज ही के दिन इस्लामी इनकलाब की वजह से ईरान से शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने मिस्र में पनाह ली। 1979 में मुल्क छोड़कर चले गए, जब आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और उनका पूरा ख़ानदान जब इस्लामिक रेवोल्यूशन को लाने में या काम करने में कलीदी किरदार अदा कर रहा था, पूरा निज़ाम तब्दील हो गया था। उस वक्त ईरान से शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने बेहतर ये समझा कि वो मिस्र की तरफ चले जाएं। इजिप्ट में जाकर उन्होंने आज के दिन पनाह ली थी, और इसके बाद पूरा निज़ाम जो आज तक ईरान के अंदर काम करता आ रहा है वो चल रहा है। 1991 में पहली खलीजी जंग में, फर्स्ट मिडिल ईस्ट की जो जंग थी, अमेरिका ने इराक के खिलाफ फौजी कार्रवाई आज के दिन शुरू की थी, जो बाद में जाकर सद्दाम हुसैन की फांसी तक जा पहुंची। 2008 में पाकिस्तान के आज ही के दिन वज़ीरिस्तान के वाना इलाके में दहशतगर्दाना हमला हुआ। पाकिस्तान की 3 फौजी गाड़ियों को उड़ा दिया गया, 30 फौजी एहलकार मारे गए। 1999 25 बरस कबल हिंदुस्तान के अनिल सूद आलमी बैंक के नायब सदर मुंतखब हुए। वर्ल्ड बैंक के आज के दिन नायब सदर की हैसियत से काम संभालने वाले अनिल सूद हिंदुस्तान के पहले ऐसे शख्स बने। 1966 मुजाहिद आज़ादी सादुद्दी एल वासवानी का इंतकाल आज के दिन हुआ था, और आज उनकी खिदमत को याद भी किया जा रहा है। खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। साल 1943 दिन आज का इंडोनेशिया के अनबून जजीरे पर अमरीकी फिजाइया का पहला हमला हुआ था, और ये वो वक्त था जब दूसरी जंग अजीम जारी थी। 1938 में मारूफ बंगाली अदीब शरदचंद चट्टोपाध्याय का इंतकाल भी आज के दिन हुआ। अदबी खिदमत उनकी याद की जा रही हैं, और बंगाली के लिए जो उन्होंने काम किया है आज़ादी से कबल, वो सबसे ऊपर रखकर आज उन्हें खराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। 1870 खाना जंगी के बाद अमेरिका में दोबारा शामिल होने वाला अर्जेंटीना 8वां मुल्क बना, या 8वीं रियासत थी। जीना 8वीं स्टेट बनी 1870 में, और उसके बाद में जाकर इस हिस्से को अलग भी करार दिया गया। 1679 मुल्क में पहली बार कलकत्ता के नज़दीक आज के दिन करामा के अंदर घुड़सवारी या फिर दौड़ मुकाबले का आगाज़ या इनेकाद पहली मरतबा हुआ था। तारीख 16 जनवरी की थी। 1581 में आज ही के दिन अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक बरतानवी पार्लियामेंट ने रोमन कैथोलिक के वोट को गैर कानूनी या इलीगल करार दिया। 1761 अंग्रेजों ने पुडुचेरी से फ्रांसीसियों का इख्तियार आज के दिन खत्म किया, और 1681 में महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में
छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी की ताजपोशी आज ही के दिन हुई। इक्तदार संभाला तारीख 16 जनवरी साल 1681। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद अहम तरीन वाकयात या बड़ी बातें आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक हमने रखी हैं। यहां से आगे बढ़ेंगे, इस प्रोग्राम में खबरों की तरफ जाएंगे और सबसे पहले जरा आपको जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट एक तवील मुद्दत के बाद हुई है मशरिक़ वस्ता के अंदर और वो गजा के अंदर, सबकी नजरें थी कि मौजूदा जंगी सूरत हाल 15 महीनों के दौरान करीब 50,000 या इससे ज्यादा लोगों की अमवात अब तक जो हुई हैं। मुतअद्दिद इलाकों के अंदर बमबारी और ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल बन रही है कि जहां पर लोगों ने जो बरसों से यहाँ रह रहे थे उनने घर बार छोड़ दिए, उनकी वापसी मुमकिन होगी या नहीं, इन सवालात के बीच जंगबंदी मुआहदे पर मुसलसल इत्तफाक करने की या रास्ता तलाशने की कोशिश थी और बिलाखिर एक अच्छी और मस्बत खबर कतर या फिर मिडल ईस्ट से आई है। इशफाक, बिल्कुल बड़ी खबर से आगाज करते हैं, जहां हमने कल आपको बताया था कि कतर और अमेरिका की मुश्तरका कोशिशें रंग लाएंगी और बहुत जल्द एक मुआहिदा तय हो सकता है, एक मुआहिदा तय हो सकता है। इस बीच इतलात और खबर ये है कि कतरी वजीर आजम ने रात देर गए बयान जारी कर दिया है और कतर के वजीर आजम ने जो बयान जारी किया है उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि गाजा सीज फायर डील मुकम्मल हो गई है। इजराइल और हमास के दरमियान नाजंग मुआहिदे की जो शिकें थी उन पर दस्तखत किए गए हैं, उस डील को फाइनल कर दिया गया है और ये डील दोनों तरफ से, इजराइल की तरफ से भी और हमास के रहनुमाओं की तरफ से भी एक्सेप्ट कर दी गई है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर गजा के अंदर 19 जनवरी से सीज फायर होगा, यानी दोनों तरफों से सीज फायर होगा, ना हमास के लोग गोली चलाएंगे ना इजरायली हमले होंगे। इस बीच इतला और खबर यह है कि 19 तारीख से यह सीज फायर होगा। कतर के वजीर आजम ने कल रात देर गए ये बड़ा ऐलान कर दिया है। हमास की तरफ से ये बात मान ली गई कि 33 यरगमाली जो उनके पास मौजूद है उन्हें रिहा किया जाएगा और उसके मुकाबले में तकरीबन 300 के करीब फलस्तीनी जो मुख्तलिफ जेलों के अंदर नज़रबंद है उनकी रिहाई की हामी भी इजराइल की तरफ से कर दी गई है। और ये जब ये मामला सामने आया, जब ये बातें सामने आई, लेकिन अभी भी दिल्ली दूर अस्त, क्योंकि ये मामला अभी इजरायली काबीना ने मंजूर करना है। इजरायली काबीना के मंजूरी के बाद ही हमास और इजराइल के बीच जो मुज़ाकरात के जरिए से मुआहिदा तय पाया गया है ये मिन अमल हो सकता है। अब डील क्या हुई है? डील ये है जो दोहा के अंदर हुई है, जिसमें यूएस, इजराइल, इजिप्ट, कतर नेगोशिएट कर रहे थे, बातचीत हो रही थी, मरहलावार तरीकों से सीज फायर को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। और पहला स्टेज जो है वो 42 दिनों का होगा, जिस दौरान हमास की तरफ से 33 यरगमालियों को, हॉस्टेजों को छोड़ दिया जाएगा, जिसके मुकाबले में फलस्तीनी जो इजरायली कैद के अंदर है, फलस्तीनी जो इजराइल के कैद में, उन्हें रिहा करने की भी आमादगी जाहिर कर दी गई है। उसके साथ साथ जो बफर जोन्स गाजा के अंदर बनाए गए थे पहले ही, उन बफर जोनों को बाज़ाब्ता तौर पर कायम किया जाएगा। जो लोग अपने घरोबार छोड़कर, जो एक कसीर आबादी अपने घरोबार छोड़कर सेब मकामात पर चले गए थे, उन्हें वापस आकर अपने घरों में रहने की, आज़ादाना काम करने की इजाज़त होगी। ये तीसरा पड़ाव होगा। और उसके साथ ही जब दूसरा मरहला आएगा, उस मरहले के तहत मजीद कैदियों की रिहाई दोनों तरफें से होगी और मजीद बातचीत और गवर्नेंस के मामलों को आगे बढ़ाया जाएगा। कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि तमाम तर मुआहिदा जो है वो दस्तखत के साथ कर दिए गए हैं और इजराइल और हमास के जो लीडर्स हैं उन्होंने इस बात पर हामी भर लिया कि 19 जनवरी से बाज़ाब्ता तौर पर अब जंग बंदी होगी। और ये जो एक सर्द जंग छिड़ी हुई थी, जो हज़ारों लोगों को इसमें बेघर कर चुकी है, हज़ारों लोग जो है मारे गए हैं, अब इसका खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जबकि कतर ने अपना रोल प्ले किया। यूएस के सदर जो बाइडेन, जिन्होंने कल अपना अलविदाई खुतबा दिया, उन्होंने भी इस मामले पर खुशामदीद का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की है कि अमल बहरहाल कायम होगा।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुतेरेस का भी बयान आया, जिन्होंने कहा कि वो इस मुआहिदे की पासदारी के लिए, इसके नफाज के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें और कुव्वतें बरोए कार लाएंगे ताकि बाज़ाबादकारी के मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। तो फिलहाल 19 जनवरी पर अब सबकी नजरें रहेंगी, जहां पर इजराइल और हमास के बीच मज़ाकरात जो मुकम्मल हुए हैं, अब 19 जनवरी से नाजंग मुआहिदे यानी सीज फायर की इंप्लीमेंटेशन होगी। यानी एट द एंड ऑफ द डे जंग जदल, कत्ल गारत, खून खराबे के बाद टेबल टॉक ने ही मसला हल कर दिया और एक बार फिर अपनी पोजीशंस पर चले जाने का फैसला हमास और इजराइल की तरफ से किया गया और बफर जोन्स को बनाया गया। कल आपको याद होगा कि किस तरीके से 12 के करीब सहाफ़ी मारे गए। आज रात को भी कई मकामात पर बमबारियां हुई हैं, कई लोगों के मारे जाने की खबर है और सबकी नजरें अब 19 जनवरी पर लगी होंगी, जहां पर इजराइल और हमास के बीच में ये नया मुआहिदा मंजर आम पर जो आया है ये इंप्लीमेंट होगा और एक नई सुबह इजराइल और फलस्तीन की रियासतों के अंदर कायम हो सकती है। 7 अक्टूबर 2023 से जब पहला हमला हुआ था तब से अब तक आप देखेंगे तो 15 महीने की ये जंग, 19 तारीख को चूंकि एतवार से ये जंग थम जाएगी इस तरह की तस्दीक की जा रही है, लेकिन 15 महीनों के दौरान आदादोशुमार को खंगाल कर देखेंगे तो 47,000 फलस्तीनी शहीद हुए, 85,000 टन गजा के ऊपर बारूद बरसाया गया इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जानिब से। और दाल हुकूमत दोहा के अंदर वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी ने जंगबंदी मुआहिदे के तय पाने का जहां ऐलान किया, वहीं दूसरी तरफ 19 जनवरी तक 7 अक्टूबर 2023 से आप देखेंगे तो 47,000 से ज़ायद जो लोग मारे गए, जिनकी नस्लकुशी हुई, या 1,15,000 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। ये आदादोशुमार यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत कम है। तबाह शहरों की जो इमारतें हैं, घरों के मलबे से हजारों लापता फलस्तीनियों की लाशें भी मिलने का खदशा है, जबकि मलबा हटाने में 10 साल से 13 साल तक का वक्त लग सकता है। 15 माह 1 हफ्ते तक जारी रहने वाली जंग में नकल मकानी पर मजबूर किए गए 20 लाख फलस्तीनी उजड़े घरों को लौटने के मुंतजर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जहां पर मलबा हटाया जाएगा, अगर ऐसी सूरत हाल बनती है, मुकम्मल तौर पर काम होता है, क्योंकि माजी में भी जंगबंदी होती रही लेकिन खिलाफ वर्जियां जारी थी, जब मलबा हटाया जाएगा तो मलबा हटाने के बाद क्या उन इलाकों से जो खदशा है कि हजारों या लाखों की तादाद में लोग जो मुतासिर हुए थे, मजीद लाशें मिल सकती हैं, ये जो 47,000 वाला फिगर हम आपको बता रहे हैं ये मुसलसल बढ़ सकता है जैसी सिचुएशन है। लेकिन इस वक्त जब आपको ये अपडेट हम कर रहे हैं, पिछले 12 घंटों में मजीद 21 फलस्तीनियों को अलग अलग मकामात पर जो इंटेंस किस्म की बॉम्बिंग है, शदीद बमबारी में जो हलाक हुए हैं, ये तादाद 50,000 के करीब बहुत तेज़ी के साथ जारी है। ये तो एक खबर आपके सामने जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, सबसे ज़्यादा पढ़ी और देखी जाने वाली खबर है। और हो भी क्यों ना, 15 महीने एक ऐसा इलाका जो जंग के मैदान में मुकम्मल तौर पर तब्दील हुआ था, अमन व अमान की बहाली की कोशिशें हो रही हैं। अब जरा बात मकामी सतह की खबरों की भी करते हैं। शुमाली भारत के बाद जहां मौसम आज से फिर तब्दील होगा और महकमा मौसमियात ने पहले से प्रेडिक्शन की थी, जिसके मुताबिक आज दोपहर आते आते कुछ एक इलाकों में या सुबह सुबह जो इतलात है, बालाई इलाकों में सर्द किस्म की लहर के बीच हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी इंतजार है, जहां पर नुक्ता अंजुमात से मुसलसल दर्जा हरारत जो मनफी में है नीचे जा रहा है। और 20 और 21 जनवरी से पहले जो आज से प्रेडिक्ट किया गया था कि 15 जनवरी की रात से और 16 जनवरी यानी आज दोपहर आते आते हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया था। और कुछ एक इलाकों में शुमाली कश्मीर या फिर जनूबी हिस्सों के अलावा इस वक्त पीर पंजाल और चिनाब वादी से इतलात हैं कि सुबह सुबह मौसम अबरालूद है। कल के मुकाबले आज ठंड थोड़ी सी कम, लेकिन इतलात ये भी है कि बहुत सारे बाला इलाकों में आज बाद दोपहर बर्फबारी का जो इम्कान जाहिर किया गया उसके मुताबिक मौसम करवट ले रहा है। जहां एक तरफ से मौसम करवट ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ से मुसलसल एक बड़ी परेशानी भी है कि वक्त पर न बारिशें हुई और ना ही वक्त पर वो बर्फबारी हो रही है जिसकी तवक्को मरकजी महकमे मौसमियात या महकमे मौसमियात से वाबस्ता साइंसदानों को थी, और जिसकी वजह से ज़ेर ज़मीन पानी का टेबल मुसलसल गिर रहा है। यानी वाटर टेबल जो ज़ेर ज़मीन है वो मुसलसल गिर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में खदशात का इजहार किया जा रहा है। पिछले 5 सालों में मुसलसल सूरत हाल ये बनी है, न तो खुलकर बारिशें हुई हैं और ना ही खुलकर बर्फबारी हो पा रही है, जिसकी वजह से रहे सहे ग्लेशियर भी कबल अज़ वक्त पिघलना शुरू हो गए। ज़मीन का जो वाटर टेबल है वो भी डाउन हो गया। और माहिरीन का मानना है कि आने वाली गर्मियों में हॉर्टिकल्चर,
एग्रीकल्चर के साथ साथ पीने के पानी के लिए शदीद किल्लत का एहसास होगा। डाटा जो हमारे पास सन 2024 का है वो ये बता रहा है कि यूनियन टेरिटरी में 870.9 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड की गई है, जो औसतन 30% के आसपास सालाना तौर पर जो होती थी उसमें कमी है। हम औसतन जो है वो 1232.3 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड करते थे, उसके मुकाबले में 870 मिलीमीटर ही रिकॉर्ड हुई, तो तकरीबन 30 से 32% का जो डेफिसिट है ये बड़ा है। और फिर ये मजीद बड़ा जब आप इसको सन 2021-20 के साथ खंगाल कर देखेंगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके से सूरत हाल बनी है। सन 1984 में 1974 में वाटर टेबल जो हमारा था, जो रेनफॉल था जो रिकॉर्ड किया गया था वो था 802.5 मिलीमीटर, और तब के बाद अब जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 870 है। यानी हम मुसलसल वाटर टेबल डाउन जा रहा है, और अगर खुलकर बारिशें और बर्फबारी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के साथ साथ पीने के पानी की शदीद किल्लत अब की बार एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि रियासती महकमे मौसमियात की जो पेशन गोई है वो यही है कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी। जो शदीद बर्फबारी का इम्कान था वह कहीं पर भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ताहम रियासती महकमे मौसमियात की जो एडवाइजरी है उसमें तमाम लोगों से कहा गया कि वो जो लोग सफर कर रहे हैं बालाई या मैदानी इलाकों की ओर, जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरियाँ हैं, ट्रैफिक एडवाइजरियाँ, उस पर मुकम्मल तौर पर वो कारबंद रहे। उम्मीद ये करें कि बर्फबारी भी हो, बारिशें भी हो, ताकि ये मौसम, ये जो टेबल हमारा स्टेबल हो जाए और आने वाली गर्मियों में इस तरीके की कोई भी शिकायत हमारे पास न रहे। लेकिन अब जरा कुछ तस्वीरें आपको श्रीनगर से भी दिखाते हैं, जहां पर ये आप अंदाजा लगाएंगे कि सख्त किस्म की ठंड हो, मनफी दर्जा हरारत हो, लेकिन इसके बावजूद वो लोग जो हेल्दी लाइफस्टाइल की खातिर काम करते हैं, साइकिलिंग का शौक रखते हैं, लोगों को ये मशवरा दे रहे हैं, लोगों को पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा भी मौसम है, कैसा भी इलाका हो, कैसा भी खित्ता हो, जिस सूरत हाल से हम सब गुजर रहे हैं उसमें बीमारियां काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसे में हेल्दी लाइफस्टाइल की खातिर आपका एक ये तरीकाकार भी आपके काम आ सकता है। कश्मीर टू कन्याकुमारी वाया मुंबई साइकिल एक्सपीडिशन शुरू हुआ है, और पॉल्यूशन फ्री इलाकों को बनाया जाए, ये भी एक कोशिश, एक मैसेज, यानी दो तरह के पैगाम एक मुहिम से। घंटाघर लाल चौक से ये रैली या जो साइकिल चलाने वाले लोग हैं या साइकिलिस्ट हैं, ये एक्सपीडिशन अब से कुछ देर पहले शुरू हुई, और गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल ने जब ये साइकिलिस्ट निकल रहे थे तो कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश की। और वादी कश्मीर से कन्याकुमारी का ये सफ़र साइकिल के ज़रिए होगा। एक तो ये कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की बातें सिर्फ नहीं करनी है, अमली तौर पर भी काम करना, और वो कैसे होगा कि पोल्यूशन फ्री व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, साइकिलिंग के जरिए दूसरी बात ये भी आपको कि कम से कम सेहत आमा के हवाले से जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर सूबे को आप देखेंगे दोनों प्रोविंसेस में तो बीमारियों की शायद मुल्क के तमाम रियासतों और यूटीज़ के अंदर इतनी बीमारियां नहीं जितनी पूरे खित्ते के अंदर है। तो उन लोगों के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम, शदीद किस्म की ठंड आपके जज्बात और एहसासात को किसी भी तरीके से दबोच या कम नहीं कर सकती, वो इन लोगों ने पैगाम देने की कोशिश की। इरफान फाजिल ने अब से कुछ देर पहले एक साइकिलिस्ट से यहाँ जब वो कन्याकुमारी के लिए रवाना हो रहे थे गुफ्तगू की है। आजकल अगर देखा जाए तो फिटनेस पर आजकल जी हाँ हर कोई कॉशियस है, और फिटनेस को लेकर हर कोई फिट रहना पसंद करता है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, मैं इस वक्त लाल चौक में मौजूद हूँ, घंटाघर के पास, जो कि एक तारीखी जी हाँ जगह है, जहां पर आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जो कि एक साइकिल रेस होगी, और खासतौर पर इसी साइकिल रेस के साथ साथ जी हाँ कई सारे दोस्त जो बाहर से आए हैं उन जिनकी शुरुआत यहाँ से होगी। आपका नाम? मेरा नाम मनोज चोगले, मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम कीजिए। कैसा लगा कश्मीर आके आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत जितना सुना था उससे बहुत ही ज्यादा लगा। कश्मीर और कश्मीर के लोग बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा लगा। एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट कितना रहा, क्योंकि आप कश्मीर में इस ठंड में है, माइनस चल रहा है, अब आप यहाँ से राइड करके जा रहे हैं, कितना सपोर्ट मिला आपको? सोन 30 डिग्री से लेके -7 तक आए तो लोगों ने इतना सपोर्ट किया, चाय पिलाई, खाना खिलाया। यहाँ के DIG सर ने हमको इन्वाइट किया, अब यहाँ से फ्लैग ऑफ करने के लिए भी आ रहे हैं। यहाँ के जो दुकानदार है, ठेले वाले हैं, उन्होंने हमें सस्ते में हमारे को वुलन क्लोथ दे दिए। बाय प्रोफेशन आप क्या है? मैं गोदरेज इंडस्ट्रीज के लिए नौकरी करता था। अभी मैं जानना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन का कितना सपोर्ट है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। हमने इतना सोचा भी नहीं था, इतना सपोर्ट है। हर चीज के लिए अगर कुछ पूछ दे तो
मिल जाता है क्या तुरंत। क्या संदेश देंगे आप यहाँ कश्मीर से लेकर आप कन्याकुमारी तक जा रहे हैं, क्या संदेश देंगे जब भी रास्ते में रुकेंगे, क्या बोलेंगे? तो हमारा नारा यही होगा, इस तरफ मिशन यही है कि भारत जो है, हमारा देश जो है, वो प्रदूषण विरहित हो जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप मोटरसाइकिल के बजाय साइकिल चलाएंगे। चलिए, मोटरसाइकिल के बगैर साइकिल चलाए, और कई सारे दोस्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी साइकिल लेकर पहुंचे हैं। कोशिश करेंगे हम किसी और से भी बात करने की। जैसे आपको मैं फिलहाल दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त घंटाघर के बाहर, यानी घंटाघर के साथ साथ में आप देख रहे होंगे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर आई है इनका वेलकम करने के लिए, और कुछ ही टाइम के बाद यहाँ से ही ये रेस जो है शुरू हो जाएगी। यानी एक अच्छा मैसेज ये है कि प्रदूषण के साथ अगर देखा जाए तो दुनिया भर में प्रदूषण फैल रहा है, और कश्मीर के साथ साथ बात करें तो इनका भी यही ये नारा है कि प्रदूषण फ्री यानी पॉल्यूशन फ्री इस जगह को हम करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ एक और दोस्त है, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार, आपका नाम? सर मेरा नाम जितेंद्र जैन है। जितेंद्र जी, कहाँ से आए हैं? हम बम्बई से, सब लोग बम्बई से हैं। बम्बई से आए हैं। आप बाई प्रोफेशन क्या करते हैं? मेरा मेडिकल का बिजनेस है, लेकिन अभी मैं सेमी रिटायर्ड टाइप हूँ। सब स्टाफ वगैरह क्या सब। उम्र होगी आपकी? मेरी सर 56 रनिंग है अभी। ओह वाह, तो कब से साइकिलिंग कर रहे हैं आप? हम करीबन 3-3.5 साल से कर रहे हैं। जानना चाहेंगे, आज आप कश्मीर से साइकिल चला के कन्याकुमारी तक जाएंगे तो क्या संदेश देंगे? हमारा मुख्य संदेश यही है कि भारत पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, क्योंकि जो गाड़ियां, मोटरसाइकिल वगैरह जो चलती है उसमें जो पोल्यूशन होता है उसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि साइकिल चलाओ जिससे कोई प्रदूषण भी ना हो। सईद इरफान फाजिल बात कर रहे थे उन साइकिलिस्ट से जो कुछ देर बाद रवाना हो रहे हैं, और मुख्तलिफ हिस्सों से होते हुए ये जाएंगे कन्याकुमारी तक। कश्मीर से शुरुआत हुई है। पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मकामी लोगों के ताउन से इस रैली को इन लोगों के मुताबिक या साइकिलिंग को अब तक कामयाब बनाया गया है। दोनों तरह के पैगामात, हेल्थ इश्यूज, एक तो उस हवाले से सवालात का जवाब तलाशा जाए, और दूसरा माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो बात उन मुलाजमीन की होगी जिनने अब पॉलिसी न बनने पर एहतिजाज का प्लान तरतीब दे दिया है, और दूसरी उन लोगों की बात, बेरोजगारी की शरह जम्मू कश्मीर में मुसलसल बढ़ रही है, और ऐसे में रिजर्वेशन पर काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर डिबेट चल रही है। आगे चलकर इस पर अपडेट भी देंगे, पेशरफ्त क्या होने वाली है, क्या इम्कानात है, और दीगर कुछ मौज़ूआत भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तिकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और जरा बात करते हैं उस मामले की जिसको लेकर पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवान इस वक्त मुंतजिर है कि फैसला होगा क्या, क्योंकि मामला सड़क पर भी आया और वजीर आला के घर तक भी पहुंचा। न सिर्फ इतना ही हुआ बल्कि मामला जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की नोटिस में भी है, यानी वो रिजर्वेशन जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ओपन मेरिट पर शबखून मारा गया, 70% वाले लोगों के हक पर शबखून मारा गया, जिसके बाद अब खुलकर इसके हक में और इसके मुखालफत में बयानबाजियां भी हुई हैं। और यही वो मामला था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट भी मैदान में आए। लेकिन खबर यह है कि तमाम नजरें उस काबीना सब कमेटी पर लगी हैं जिसका इजलास लगातार जारी है। रिजर्वेशन पॉलिटिकल जो पॉलिसी का मामला है यह इस वक्त संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। वादी और जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर नौजवान दोबारा से सब बंदियों में लगे हुए हैं और एक बड़े एहतजाज की तैयारियों में पूरा जम्मू कश्मीर जो है वह जुड़ रहा है, अगर कोई मुनासिब और बर वक्त हल नहीं निकाला गया। क्योंकि जहां एक तरफ से तमाम नजरें काबीना सब कमेटी पर है, क्योंकि काबीना सब कमेटी ने सिफारिश करनी है। किस पर सिफारिश करनी है तो याद रखिएगा दिसंबर 2023 जब लोकसभा ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को मंजूर किया और उसी रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के आने के बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू की तो मामला यहां पर यह आया कि जनाब 70% जो जेन्युइन लोग थे जिनका डिजर्व हक था उस हक पर डाका जनी की गई है और उसके फौरन बाद सूरत हाल जो है वो तब्दील हुई है। बहरहाल इस वक्त वादी कश्मीर और जम्मू सूबे की जब आप मिलाकर देखेंगे तो 32 से 33% हमारी शरह है बेरोजगारी की, और बेरोजगारी के लिए एक ही वाहिद रास्ता हमारे पास है सरकारी नौकरियां, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाया है, एंटरप्रेन्योरशिप हमारी नाकाम हो रही है और नज़रें तमाम सरकार पर है, क्योंकि 32% आबादी जब बेरोजगार हो, नौजवानों की इन नौजवानों की जो MA PhD और इस तरीके की डिग्रियां किए हुए हैं तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक बनती हुई नजर आ रही है। नजरें जहां जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट पर भी है, क्योंकि एक पिटीशन जो दायर की गई थी उसमें यह कहा गया था कि ब्रीच हुआ जी उस कैप को जो कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1992 केस, और जब जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 के निफाज की बात की गई तो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स ने यह साफ कर दिया कि जनाब ये जो ओपन मेरिट है ये 70% है और 70% पर शबखून किया गया है। मामला हुकूमत की नजर कोर्ट की नजर में है। जहां एक तरफ से ये मामला चल रहा है वहीं पर आपको याद होगा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई है जिन्हें यह काम सौंपा गया है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुज़ाकरात करें और एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट रियासत के वजीर आला को सौंपे जिसके बाद कोई फैसला लिया जा सकता है। तो सवाल ये है क्या रियासती हुकूमत के पास ये कैपेसिटी है कि वो मरकज की तरफ से कायम किए गए कानून में तरमीम कर सकती है? एक बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ रिकमेंडेशन करने से मामला हल हो सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और तीसरा सवाल यह है कि मरकजी वजारत दाखिला क्या इस मामले को दोबारा से देख सकती है, देख पाएगी? ये भी अंडर डिस्कशंस है। लेकिन इन सबों के बीच नौजवान सब बंदियां कर रहे हैं। जैसे गुज़श्ता दिनों हमने आपको दिखाया था कि पोस्टर्स बांटे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर दोबारा से डिबेट शुरू हो रही है, क्योंकि मुसलसल जो एडवर्टीजमेंट नोटिस हैं वो चल रही है, दूसरे मामला चल रहे हैं, जिसकी वजह से नौजवान जो डिजर्व हैं वो इस नए रिजर्वेशन की पॉलिसी से बाहर हो रहे हैं, जिसके बाद सूरत हाल थोड़ी सी खतरनाक बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हमारी इतलात और खबरें ये है कि एंटायर यूनियन टेरिटरी के नौजवान सब बंदी कर रहे हैं। अगर हुकूमती इदारे इस मामले को बर वक्त हल करने में नाकाम हुए तो सूरत हाल कुछ और भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से ये अपडेट आपके सामने था। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, जरा मामला रिजर्वेशन के बाद रजौरी की भी खबर आपको बताते हैं, जहां पर एक के बाद एक मौत हो रही है और मौतों का न थमने वाला सिलसिला जो है वो कहीं और की ओर भी इशारा कर रहा है। पिछले 4 दिन से लगातार हमने आपके सामने खबर रखी, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की भी हरकत में हमने देखी और साथ साथ पुलिस इंतजामिया भी मुतहरिक हुई है। लेकिन बड़ी खबर यह कि रात 9:30 बजे एक और बच्ची अज़जान हुई है, वो दाए अजल को लब्बैक कह गई है और इस तरीके से मरने वालों की तादाद इस गांव के अंदर
15 तक पहुंच चुकी है। जैनब कौसर जो 10 साल थी, रात देर गए तकरीबन 9:30 बजे के आसपास जीएमसी जम्मू के अंदर उसने अपनी आखिरी सांस ली, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 15 हुई है। और ये 15 के 15 जो है ये सिर्फ 3 फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। सिर्फ 3 फैमिलियां हैं जिनके अंदर 15 लोगों की मौत हुई। और पिछले 5 से 10 दिनों के दरमियान जब आप देखेंगे या पिछले 25 दिनों का रिकॉर्ड खंगालेंगे तो ये 15 लोगों की मौत हुई है। अब सूरत हाल ये थी कि क्या ये कोई पुरअसरार बीमारी है जो इस खानदान को तबाह कर रही है। तो रात देर गए सकीना इतू जो वजीर सेहत है, उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की और गुफ्तगू के दौरान उन्होंने इस बात की वजाहत की कि न तो कोविड है, न कोविड जैसी कोई बीमारी है और ना ही कोई इस तरीके का वायरस अभी तक दिखा है। इसलिए सूरत हाल कहीं और की ओर इशारा कर रही है और वो इशारा ये था कि अब पुलिस इसकी तहकीकात करे, कहीं और कोई मामला तो नहीं है। और फिर ये खबर भी सामने आई कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी हरकत में आई। 11 अफराद पर मुश्तमिल एसआईटी को बनाया गया और एसआईटी ने कल रात से ही अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। एसएसपी रजौरी ने बाज़ाब्ता तौर पर सिट को बनाया है, जिसकी सरबराही सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशन बुद्दल वजाहत हुसैन को सौंप दी गई है। और इस सिट के अंदर जहां डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कंडी विक्रम सरमाल साहब होंगे, एसएचओ पुलिस स्टेशन कंडी इंस्पेक्टर अबरार खान, एसएचओ वुमेन्स पुलिस स्टेशन रजौरी इंस्पेक्टर सुषमा ठाकुर, इंस्पेक्टर राजीव कुमार और डीपीएल रजौरी के कुछ और अफसरों को लगाया गया है। और उसके साथ साथ डॉक्टर जो बच्चों के डॉक्टर हैं, जो पैथोलॉजिस्ट है उनको, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है वो, और दीगर लोग जो है वो इस टीम के रुकन बनाए गए हैं, जो ये तमाम एंगलों को देखेंगे कि क्या वाकई तौर पर एक दरपर्दा साजिश है कि यहाँ पर जो चल रहा है वो या कुछ और भी। हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक ने कल इस पूरे इलाके का मुआयना किया, तकरीबन 8 से 9 घंटे वो वहाँ पर रुके, लोगों से गुफ्तगू की और इन हालात को जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर सूरत हाल है क्या। फटाफट जरा कुछ बातें अगर हो सकती है वो हम आपको सुनाते हैं कि इन पहाड़ियों के बीच रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से खौफ और दहशत में आज के दिन में भी है, जब 15वीं मौत रात देर गई हुई है। आज बच्चा हमारा सब दुआना लेके त्रियाना गया, पीछे बच्चा हमारा सारा खड़िया मुड़े हो एक भी न वापस अस्पताल वह ना नेड़ा था। हमारा बच्चा कोई फुट गया भी खत्म हो गया न सिर, कोई यहाँ नाल गया 8 माँ बाप कुछ रह गया पीछे। तो शाम को मैं वहीं नज़दीक एक गांव था उधर चला गया। रात को मैं ना इधर था अपने घर में ना उधर था, मैं उधर चला गया। सुबह वापस आया तो बोलने लगे कि बच्चे बीमार हैं। मैंने देखा कि उनके सर के बालों में पसीना आ रहा था बहुत, और साथ साथ बहुत ज़्यादा उनको दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी, काली थी अंदर। पानी पीते थे, ठंडा पानी पीते थे, बार बार पानी पीते थे। उसके बाद मैंने इधर ही अपना देसी कावा, मैंने सोचा इनको सर्दी हो गई है, हो सकता है ना सर्दी जुकाम भी था ऐसे, तो उस वजह से फिर बाद में मैंने जब देखा नहीं तो फिर बाद में मैंने यहाँ से उठाए थे, ले गया रजौरी वालों ने जम्मू रेफ़र कर दिया। तो जम्मू पहुँचा जब तो बस एक के बाद एक लाश आना शुरू हो गई। जमशीद मलिक ने कुछ मकामी लोगों से बात की थी और ये वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने भी अपने बच्चे खोए हैं। एक फैमिली के 3, दूसरे के 4 और एक शख्स के अपने 4 बच्चे। तो ये सिलसिला हमने गुज़श्ता कुछ दिनों से देखा है, लेकिन इन सब के बीच में इंतज़ामिया भी हरकत में आई है। और एक तवील मुद्दत के बाद जब एक तरफ से इनकार किया गया कि यहाँ कोई बीमारी नहीं, अगर कोई वबा होती, कोई वायरस होता तो कम से कम 1 या 1.5 माह का इंतज़ार किया जाता है, देखा जाता है कि ऐसी क्या सूरत हाल बन रही है। तो कल जब जम्मू कश्मीर के वज़ीर सेहत की तरफ से तस्दीक कर दी गई कि वायरस नहीं है, रिपोर्ट्स ज़्यादातर लोगों की मनफी आई हैं और कुछ के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं वो भी आना बाकी हैं, लेकिन जो आई वो नेगेटिव रिपोर्ट्स थी। इसका मतलब ये था कि जो बीमारी के वो जो शक व शुबहात थे कि ये पुरस्कार बीमारी हो सकती है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई। इधर इतलात ये है कि कल जो टीम जानी थी वो आज जा रही है, वो राजौरी पहुंच चुकी है, थोड़ी देर में मुतासरा गांव पहुंच जाएगी। जमशीद मलिक भी हमारे साथ हैं। जमशीद, एक तो कमेटी तश्कील देना, पुलिस की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई है इस मामले में। इन 12-15 घंटों में जब से सकीना इतू साहिबा की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया कि कोई बीमारी नहीं है, कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, लोगों की तरफ से कोई बयान दिया गया, कोई बात ऐसी सामने आई कि अगर पुरस्कार बीमारी नहीं तो फिर इलाके के अंदर ऐसा क्या कि 15वीं मौत भी रात देर गए हो, एक 10 साला बच्ची की भी जान चली गई है।
बिल्कुल आसिफ, जहाँ तक गांव के लोगों की बात करें, गांव के लोग चाहते हैं कि ये मामला पूरी तरह साफ हो। उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि तमाम गांव के लोगों से इसके लिए पूछताछ की जाए, क्योंकि कल मैंने इस हवाले से एडीसी कोटरंका से भी बात की तो उनका भी यही कहना था कि जहाँ के मकामी लोग पूरी तरह ताउन कर रहे हैं और मकामी लोग ये चाहते हैं कि ये मामला पूरी तरह साफ हो और जो भी इसके पीछे है उसको सामने लाया जाए। इसके लिए गाँव के लोगों की तरफ से पूरा ताउन भी अदा होगा, क्योंकि कल भी हमने देखा उसी इलाके में एसएसपी राजौरी वहाँ कंडी अंदर पहुंचे हुए थे, लगातार वहाँ पे मायना कर रहे थे, इलाके का हालात का जायजा ले रहे थे। अब सीट जो बनाई गई है इसके बाद हम ये मान के चल सकते हैं कि जल्द इस मामले को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा अगर कोई साजिश इसके पीछे है। हालांकि मोहम्मद असलम जिसके बच्चे आज 5वां बच्चा जिसका जहाँ बाग हुआ, इसका भी ये मानना है, इसने भी ये कहा है कि हो सकता है कोई इसकी जायदाद के पीछे, इसकी जमीन के पीछे इसकी साजिश हो। इन सब चीजों को देखते हुए आप जिस तरह पहले किसी पुरस्कार बीमारी की बातें सामने आ रही थी, उससे पहले जमशीद आप कल वहां रुके, आप लोगों से मिले, क्योंकि जब मैं इस पूरी फुटेज को देख रहा था एक घर और दूसरे घर के बीच में तकरीबन बहुत ज्यादा फासला है, इसलिए सीधी सी बात है वायरस ज्यादा ट्रैवल नहीं करेगा। वो तो अब कल वजीर सेहत ने भी की। इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच ये जो लोग रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं, किस तरीके का माहौल है, कितने गमजदा है, कितना दहशत है और अब क्या कुछ हो रहा है वहां पे? बहुत दहशत की जहाँ तक बात करें, इस कदर दहशत थी कि लोग एक दूसरे के पास नहीं आ रहे, खास करके गांव के लोग। क्योंकि कल मैं काफी टाइम इस गांव के अंदर रहा, एक भी बच्चा मैंने गांव के बाहर नहीं देखा वहां, क्योंकि इस वक्त इन 15 में से मरने वालों में से तकरीबन लगभग 12 के करीब बच्चे शामिल हैं। और उसके साथ साथ जहाँ तक दहशत की बात है कि एक जहाँ वो मौत हुई है उसके पास ताज़ीब के लिए लोग पहुंचे में घबरा रहे थे। वहाँ कब्रिस्तान पे हमने देखा कि गांव के लोग नहीं थे बल्कि बाहर के गांव के लोग कुछ थे जो कब्रिस्तान के अंदर हमको देखने को मिले, क्योंकि लोगों के अंदर दहशत इसलिए कि उन लोगों का ये मानना है कि अगर बीमारी नहीं है तो फिर क्या कारण है कि इस तरह की अमवात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आप गाँव के लोग के साथ साथ पूरा जिला भी यही चाहता है कि जल्द इस मामले को साफ किया जाए। जमशीद मलिक ये भी बताइएगा, चूंकि स्कूल वापस खुल गए हैं, बच्चों की मौतें हो रही हैं, 15 के करीब आंकड़ा पहुंचा, तो क्या मकामी तौर पर स्कूल खुल पाया है इन बच्चों का वहां पर? और वहां पर बच्चे जब नहीं देखेंगे, 15 बच्चे बैक वक्त बाहर चले गए हैं, 8 बच्चे बाहर चले गए, तो किस तरीके का माहौल, क्या वहां पर कोई जाने की कोशिश की आपने? और क्योंकि इन दिनों यहाँ छुट्टियां होती हैं, कश्मीर के साथ इनमें मौसम सरमा में छुट्टियां रहती हैं, तो पहाड़ी और दूर दराज का इलाका है, इन दिनों यहाँ छुट्टियां होती हैं इस कारण में नहीं। और दूसरी जहाँ गांव के बच्चों की मैं बात बताऊँ, मैंने बहुत सारे घरों के साथ से गुजरा या गया अभी, कहीं भी कोई एक भी बच्चा मुझे इस पूरे गाँव में कल सामने देखने को नहीं मिला। उसकी बड़ी वजह कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा दहशत है, दहशत इस कदर, और इंतजामिया की तरफ से कुछ चीजें और नहीं देखी वहाँ। जैसे इंतजामिया ने जो मुतासर खानदान है, इनके खाने पीने की अशिया जो है उसको पूरी तरह बंद कर दिया गया। इंतजामिया की तरफ से उनको नई खाने पीने की अशिया दी गई है, सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं। पहनने के कपड़े, सर्दियों में ऊपर लेने के लिए कंबल, तमाम चीजें इंतजामिया की तरफ से इन लोगों को दी गई कि उनमें से कोई चीज बनाने में से इस्तेमाल ना करे। एडिशनल डीसी को वही है, सुबह से लेकर शाम तक वही तैनात किया जाता है। तहसीलदार की बात करें, इनको तैनात किया जाता है। पूरे इलाके के लोगों की जहाँ तक मैं बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हमने उनसे भी बात की, वो भी अब ये चाहते हैं कि पूरे गांव से। चलिए, बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक। फिलहाल SIT को बना दिया गया है, सिट को बना दिया गया है, 11 अफराद पर मुश्तमिल सिट है। फिलहाल एक और मौत हुई है, मरने वालों की तादाद 15 हो गई है। जमशीद मलिक जो रिपोर्टर हमारे हैं, कल पूरे दिन वहां रुके तो कहा बच्चा कोई दिखा नहीं, मकामी आबादी तज़ियत के लिए पहुंची नहीं, बाहर से लोग जरूर आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर पर्दा हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उम्मीद है कि सिट किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और ये बताएंगे क्या वाकई तौर पर जमीन जायदाद के मामले ने 15 लोगों की मौत ली या कुछ और भी है जिस पर अभी भी तहकीक करना ज़रूरी है। और ये पूरा इलाका कोटरंका रजौरी वाला मामला जो है ये इंतहाई मिस्ट्री बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक और की मौत, 15 की कुछ चीजें हमने भी अपने लेवल पर खंगालने की कोशिश की है। कोशिश रहेगी कि 10:30 या इसके बाद एक खास प्रोग्राम भी आप तक पहुंचे। जो जमशीद मलिक ने मकामी लोगों से बात की है, जिसकी चंद झलकियां आप तक पहुंची है, लेकिन आधे घंटे का पूरा प्रोग्राम, इलाका किस तरह का है, टोपोग्राफी क्या है, जोग्राफियाई एतबार से कैसा है, रास्ते कहाँ कहाँ हैं, और जो मकानात में जिस फैमिली ने एक ने 4, दूसरे ने 5 और तीसरे ने 3
जो बच्चे खोए हैं, 12 बच्चों की अब तक 15 में से मौत हुई है। तो इसकी वजूहात क्या हैं, फासले क्या हैं, बीच में ऐसी सूरत हाल क्या बनती है जो शक व शुबहात है। पूरा प्रोग्राम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप गुलिस्तान न्यूज पर जरूर 10:30 बजे के बाद बने रहिएगा। जी इशफाक। चलिए बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात मुलाजमीन की करते हैं, क्योंकि मुलाजमीन का मानना है कि उनके मसाइल को दरपर्दा रख दिया गया है और ये डाउन करने के बाद अब मुलाजमीन के पास कोई भी चारा नहीं है कि वो टोकन एहतजाज करे, ये वो एहतजाज पर आए। मामला उन मुलाजमीन का है जो जम्मू और श्रीनगर के अंदर है। मुस्तकिल मुलाजमीन मांग कर रहे हैं कि उनका 3% डीए वाला मामला इल्तिवा में पड़ा है और उसके साथ साथ 60,000 से ज्यादा डेलीवेजर्स का मामला, जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने वादा किया था कि एक राह अमल बनाते हुए इस मसले को हल किया जाएगा। लेकिन 100 दिन पूरा होने के बाद भी अभी तक भी इस मामले पर कोई चीज सामने नहीं आई है और यही वजह है कि एम्प्लॉयज कंसल्टेटिव कमेटी, एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि मुलाजमीन के दरपेश मसाइल को देखते हुए 16 जनवरी को जम्मू शहर और श्रीनगर के अंदर मुलाजिम एहतजाज करेंगे। और ताहम यह साफ कर दिया गया कि अभी तक सरकार की तरफ से न तो डीए वाले मामले पर कोई पेशरफ्त की है और न ही रेगुलराइजेशन के मामले में कोई पेशरफ्त की है और यही वजह है कि वो अब एहतजाज पर जाएंगे। और ये फैसला तब लिया गया जब हुकूमती इदारों को बार बार इस बात का खुलासा पेश किया गया कि इन मामलों की और संजीदगी के साथ बात करें, लेकिन मामला हुआ नहीं। यह इतना ही नहीं बल्कि एसआरओ की तरमीम भी चाहती है और साथ साथ ये भी माना जा रहा कि यह एहतजाज 13 जनवरी को होना था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब के दौरे जम्मू कश्मीर के पेश नज़र इसको मौखर किया गया और रिशेड्यूल अब यह कर दिया गया है 16 जनवरी को अब यह एहतजाज होगा। ताम खबर यह है कि आज जब यह एहतजाज श्रीनगर और जम्मू के अंदर होगा तो इसमें मुलाजमीन की शिरकत लाजमी नहीं है, बल्कि सिर्फ मुलाजिम लीडर्स जहां जम्मू के अंदर एहतजाज करेंगे वहीं पर ये श्रीनगर के अंदर भी एहतजाज करते हुए नजर आएंगे। और ये याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 के बाद मुलाजमीन का ये पहला बड़ा एहतजाज होगा जिसका आगाज आज ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी की तरफ से किया गया है। एजाज खान साहब हमारे साथ सरबराह ज्वाइंट कमेटी के जिन्होंने ये प्रोग्राम तश्कील दिया है। एजाज अहमद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुलाजमीन आज सरापा एहतजाज होंगे, 60,000 से ज़्यादा डेलीवेजरों का मामला है, 3% डीए का मामला है, इसके साथ साथ रेगुलराइजेशन और फिर जो प्रमोशन वाला मामला है वो भी अटका पड़ा है। और आपका मानना है कि 3 महीने का वक्त हुआ, हुकूमती इदारे खामोश, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली हुकूमत पर एक बार फिर आज से एक महाज खोलने की तैयारी है। क्या हुकूमती इदारों की सर्द महरी के बाद आप मैदान में आए या आपको लग रहा है कि इसके बगैर कोई चारा नहीं? अस्सलाम वालेकुम गौर साहब, सबसे पहले आपके सभी सुनने वाले सामीन को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर यूटी में इलेक्शन हुए 3 महीने गुजर चुके हैं, तो हमें उम्मीद थी कि मुलाजमीन जम्मू कश्मीर जिन्होंने बड़ी सख्तियां उठाई, लेकिन हम उम्मीद करते थे कि जम्मू कश्मीर की उमर साहब की सरकार आते ही हमारे मसलों की, हमारे जो मसाइल है उनकी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन 3 महीने गुजरने के बावजूद हमारे मामला जो के त्यों हैं। हमने चीफ मिनिस्टर साहब को भी 2 बार रिप्रेजेंटेशन भेजी, एक डायरेक्टली भेजी, दूसरे उनके एडवाइजर साहब के थ्रू भेजी, तीसरी बार हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, उन्हें भी अपने मसाइलों के बारे में आगाही की। हर कोई यही कहता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका मसला हल होगा। लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद जब हमें ऐसा लगा कि टाल मटोल की पॉलिसी की जा रही है, तो हुआ यूं कि तांग आमद व जांग आमद। हमें लगा कि अब हमें सड़क पे आने के बगैर कोई चारा है ही नहीं। जम्मू कश्मीर का मुलाजिम अमन पसंद मुलाजिम है। हम गैर जरूरी हड़तालों और गैर जरूरी एहतजाजों पे यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन आपको पता है कि महंगाई आसमान छू रही है, हमारे मामला है, हमारे मसाइल है। जहाँ तक डीए का मामला है, बहुत सारे इशूज है टॉप प्रायोरिटी पे। हमारे मुल्क के सभी रियासतों में जितने भी रियासतें हैं या यूटीज है, उन्होंने अपना डीए लिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक वाहिद हम बदनसीब लोग हैं जो अभी तक हमको नहीं मिला। इसी तरह HRA हमारा 2% है और 1% है, 1 साल से पेंडिंग है, नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नर साहब आपने पहले भी इस पे प्रोग्राम किए हैं, आज भी मैं कहता हूँ कि GP फंड का पैसा सरकारी मुलाजिम का अपना पैसा होता है,
जैसे हम बैंक में नहीं रखेंगे, सरकार के पास रखते हैं जीपी फंड, ये सरकार के पास हमारी अमानत होती है। लेकिन ऐसा हुआ कि 12 सितंबर के बाद आज तक 4-5 महीने लगते हैं कि जीपी फंड मुलाजिम नहीं निकाल पा रहे हैं। ये अमानत में खयानत है। सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, जो हम अरबों रुपए महीने काटते हैं वो पैसा कहाँ जाता है, किस मद में आप डालते हो? जीपी फंड का हमारा पैसा है, ये मुलाजिम का पैसा है, खून पसीने की कमाई है, हमारी मजबूरी में हम इस्तेमाल करते हैं। गवर साहब, आपको मैं ये बताऊं कि कैंसर पेशेंट्स है जिनको अस्पतालों में इलाज करना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मकानों की मरम्मत के लिए, बहुत सारे मसाइल, बच्चों की शादी के लिए पैसा रखा जाता है, लेकिन जब ये वक्त पे नहीं निकलेगा तो ये अफसोस का मुकाम है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार की तरफ से अमानत ने खयानत की। अच्छा एजाज साहब, ये जो आज आपने चॉकआउट किया है प्रोग्राम, करेंगे रियासत के वजीर आला के दफ्तर को खटखटाया, एडवाइजर साहब के दरवाजे पर भी पहुंचे, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात हुई, हर जगह पर एश्योरेंस मिली, लेकिन एश्योरेंस के बाद जो अमली काम या कागजी काम होना था वो नहीं हुआ। आज जिस एहतिजाज को प्रोग्राम दिया गया है ये किस तरीके का होगा, क्या खदुखाल है प्रोग्राम का? क्या तमाम मुलाजमीन होंगे जिस तरीके से हम माजी में देखते हैं, या सिलेक्टेड लीडर्स का ही ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होगा आज? देखिए गौर साहब, एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी लखनपुर से लेकर सीमारी तक जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है, लेकिन हम जिम्मेदार लोग हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अवाम नास को तकलीफ पहुंचे। आज जो हमने पहला प्रोटेस्ट ये रखा है कि हम अपना एहतिजाज दर्ज कराएंगे, इसमें सिर्फ लीडरशिप होगी, एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की लीडरशिप होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर महकमे की जो अपनी अपनी यूनियन है उनके अपने 5-5, 10-10 आदमी होंगे। वही श्रीनगर में भी एहतिजाज करेंगे, वही 1 घंटे का जम्मू में भी करेंगे। सबू मुलाजमीन को हमने नहीं लाया, हम नहीं चाहते हैं कि गैर जरूरी तौर अवाम उन्नास को तकलीफ हो। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। हम हमेशा जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन ने हमेशा मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की खदमत की है और आइंदा भी करेंगे। लेकिन जब हमारे मामला और मसाइल नहीं सुने जाएंगे, आप बताइए हमारे पास कौन सा चारा रह जाता है कि हम सड़क पे ना निकले। मैं आज के इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार तक, ऑनरेबल एलजी साहब से और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले कि हम सारे लोगों को सड़कों पे निकालें, बेहतर है कि हमारी ये जो जायज मसाइल है। तो एजाज साहब, एहतिजाज का जब आपने प्लान तरतीब दिया है, मुख्तलिफ तंजीमें जो इस वक्त मुलाजमीन की क़यादत करती हैं, नुमाइंदगी का दावा है, तमाम लोगों की तरफ से आज आपको इस मामले पर हिमायत हासिल है? देखिए, यहाँ जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी, जिसमें जितने भी सरकारी महकमे हैं, सरकारी, मैं कॉरपोरेशनों की बात नहीं करता हूँ, मैं डेलीवेजरों की बात नहीं करता हूँ, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है वो सारे इसी एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे टीचर्स है, जिसमें हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर के मुलाजिम है, हॉर्टिकल्चर के मुलाजिम है, जिसमें हमारे हेल्थ के मुलाजिम है, एजुकेशन के मुलाजिम, सारे आंगनवाड़ीज है, ICDS के जो भी सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमें हैं, उन्होंने इसमें अपनी आज हिमायत की है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह वो आज सारे लीडर प्रेस कॉलोनी में हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एजाज साहब ज्वाइन किए हुए थे, बता रहे थे कि मुलाजमीन के मामलात पर हुकूमत की गैर संजीदगी के बीच तवज्जो दिलाने की भी एक कोशिश है और आज सिर्फ जो क़यादत करने वाली तंजीमें हैं उनके रहनुमा या जो सरबराहान हैं या लीडरशिप है वो एहतजाज करेगी और आइंदा का प्लान हो सकता है अगर इसके बाद भी मामलात हल नहीं हुए तो शायद मुलाजमीन भी सड़कों पर निकलें। अब ज़रा बात मरकज़ के ज़ेर-ए-इंतज़ाम लद्दाख की भी करते हैं, क्योंकि लद्दाख के हवाले से बैक टू बैक डिलिब्रेशंस हुई हैं, मुलाकातों का एक तवील दौर चला है और जो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी वो थी 15 जनवरी, जब पूरे मुल्क के अंदर आर्मी डे की मुनासबत से तकरीबात हो रही थी। वजारत दाखिला पर भी सबकी नज़रें थी, जहाँ पर एक अहम तरीन इजलास उस क़यादत का हुआ जो लद्दाख के दोनों अजला से आती है, जिसमें करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह पेक्स बॉडी जिसको आप लैब कहते हैं। अहम तरीन मसाइल और मामलात पर गुफ्तगू हुई है। 4 निकाती एजेंडा जो मरकज़ के सामने था, मकामी अफराद के लिए नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, अलहदा असम्बली यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए और लोकसभा की सीटों में इजाफा, ये सारे वो मामलात थे। और इसके अलावा रियासती दर्जे के हवाले से भी वक्तन फ़वक्तन बात होती रही है, लेकिन ताज़ा तरीन गुफ्तो शनीद में इस इजलास में लैब और KDA की तरफ से जो मामलात उठाए गए थे उसमें इस बात का यकीन मरकज़ की जानिब से दिलाया गया है
कि 100% में 90 से 95% ऐसे लोगों के लिए जो मकामी अफराद हैं, मकामी शहरी हैं, उनके लिए नौकरियां महफूज रहेंगी। इसमें किसी भी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन 5% कम से कम उन लोगों के लिए गुंजाइश रखी जाए जिनने कम से कम 14 से 15 साल लद्दाख यूटी के अंदर गुजारे हों, यहाँ या वहां के रिहायशी हों, वहां पर रहे हों। उन लोगों के लिए 5% के आसपास गुंजाइश रखी जाए। लेकिन ज्यादातर नौकरियां या जॉब्स की सिक्योर करने की जहां तक बात है, या फिर प्रायोरिटाइज जहां तक मसाइल की बात है, तो फिर लद्दाख को सरे फहरिस्त रखने का वादा फिर से मरकज ने दिलाया और आइंदा मीटिंग भी तय हो गई है। और कल की मीटिंग में ये भी साफ कर दिया गया कि लद्दाख एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से उन्होंने ये मुतालबा किया कि दोनों हिल काउंसिल को अगर तहलील भी किया जाए तो दो अलहदा असम्बलियाँ जो है वो देनी चाहिए, जिस पर दोनों तरफ से बात भी रखी गई है। बहरहाल ये एक लंबा डिसीजन है, लेकिन फिलहाल बड़ी बात जो है वो यही है कि 95% जॉब जो है वो मकामी लद्दाखियों को मिलेंगे और 80% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब के लिए, 1% जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए, 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, 4% उन लोगों के लिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल या एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहते हैं। तो इस तरीके का खाका जो है वो कल खींचा गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो दोनों थे उनकी तरफ से वजारत दाखिला को ये कहा गया कि उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है अगर हिल काउंसिल को तहलील करके यूनियन टेरिटरी की तर्ज पर यहाँ पर असम्बलियाँ बनाई जाती है और ये यहाँ पर चलना चाहिए। तमाम PSC के मामले पर यह बात साफ हुई है कि इस मसले पर मजीद गुफ्तगू होगी। यानी कहीं ना कहीं जो कल की ये मीटिंग हुई है इसमें कुछ चीज़ें सामने आई है कि रोज़गार, नौकरियों का जो बड़ा मामला था लद्दाख के अंदर जो पिछले 5 साल से नहीं हो पा रहा था, उसमें एक पेशरफ्त होगी। और फिर ये भी क्लियर कर दिया गया कि जो डोमिसाइल है वो नौकरियों के लिए लाजमी करार दिया गया, सिर्फ डोमिसाइल नौकरियों के लिए होगा, आगे इसकी कोई भी औकात नहीं है। यहाँ पर जी छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आप दिल्ली से जम्मू आना चाहते थे वंदे भारत में तो अब आपको लगेगी ब्रेक। ये ब्रेक क्यों लगेगी वो हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जल जीवन का मिशन, वजीर आजम साहब ने ख्वाब देखा था कि हर घर को जल मिले, साफ जल मिले, तो जम्मू कश्मीर का पायदान कहां पर है, इस पर भी हमारी नजर है। और आगे आपको बताएंगे कि खेलो इंडिया के तहत कहां पर है। डॉक्टर साहब के पास भी थोड़ी देर में चलेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद बैक टू बैक के सारी बड़ी खबरें।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जी के में आपका इस्तकबाल 9:33 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम में ज़रा मजीद गुफ्तगू शनीद को आगे बढ़ाएंगे और उस मामले पर बात करेंगे जिसके ताल्लुक से आपके सवालात आते हैं, आपके सजेशंस आती हैं, आप अपनी बात रखते हैं और जब ज़रूरत पड़े तो एतराज़ात भी करते हैं जिनको हम कबूल करते हैं। बात ज़रा मेंटल हेल्थ के मामले पर भी कर लेते हैं। आप सब जानते हैं इस प्रोग्राम में कई अहम शख्सियात को हमने मदऊ किया है, दावत दी है और उनका जो माहिराना मशवरा है मुख्तलिफ इदारों के अंदर काम करने वाले मुआलजीन, बिलखुसूस वो लोग जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर सीनियर कंसल्टेंट्स हैं या फिर साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं, काम करते हैं और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर न सिर्फ नुमाइंदगी बल्कि साथ साथ लोगों का इलाज करने का काम भी करते हैं। डिप्रेशन के हवाले से आप सब जानते हैं, रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, आदाद शुमार आपके सामने हैं, ज़्यादा उस गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपने मेहमान के पास चलेंगे। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में डॉक्टर हिना हाजनी साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम प्रोग्राम में, खुश आमदीद आपको डॉक्टर साहिबा कहेंगे। सीनियर कंसल्टेंट हैं, इम्हान्स के साथ इनकी वाबस्तगी है और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर बड़ी बेबाक राय मुसलसल इन्होंने रखी भी है। पहले तो ज़रा आपसे शुरुआत में यही कि हम डिप्रेशन के ताल्लुक से या मेंटल इलनेस के ताल्लुक से बात करते रहें, लेकिन आज ज़रा विंटर के अंदर या सरमा के दौरान सबसे ज़्यादा मुश्किलात रहती हैं डिप्रेशन के हवाले से और विंटर डिप्रेशन का भी एक टैग लगा दिया जाता है। ये असल में क्या है, ज़रा शुरुआत इसी से डॉक्टर साहिबा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, सही कहा आपने। देखिए ये विंटर डिप्रेशन को जो हम अपनी टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं वो हम बोलते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसको हम कॉमनली इन अ लेमैन लैंग्वेज बोलते हैं विंटर डिप्रेशन। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या विंटर डिप्रेशन वो होता है जो किसी खास मौसम में होता है। तो ये किसी भी मौसम में हो सकता है, चाहे समर का मौसम हो, चाहे विंटर का मौसम है या कोई और मौसम हो, लेकिन जो देखा गया है कॉमनली जिस मौसम में होता है वो विंटर होता है, इसीलिए यूजुअली हम कॉमनली भी इसे कहते हैं विंटर डिप्रेशन। तो ये जो विंटर डिप्रेशन होता है ये कुछ खास ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होता है, जो एक क्लिनिकल टिपिकल डिप्रेशन जो होता है जो किसी को भी हो सकता है, किसी भी मौसम में हो सकता है, बट कुछ चीजें हैं जो खास तौर पे विंटर डिप्रेशन में होती है। एक तो ये खास है कि ये किसी खास मौसम में होता है, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, वो एक खासियत है इसकी जिस वजह से हम इसको विंटर डिप्रेशन बोलते हैं। उसके बगैर भी कुछ चीजें ऐसी है जो टिपिकल डिप्रेशन में पाया जाता है उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। जैसे यूजुअली जब हमारे पास एक डिप्रेशन का पेशेंट आता है वो बोलता है हमें कि मुझे डॉक्टर साहब नींद नहीं आती है, लेकिन जो विंटर डिप्रेशन होता है उसमें पेशेंट्स यूजुअली शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब ज्यादा नींद आती है, बिस्तर से उठने का मन ही नहीं होता है कि इतनी ज्यादा नींद होती है। उसके बगैर ये होता है कि टिपिकल डिप्रेशन में क्या होता है कि पेशेंट्स यूजुअली बोलते हैं कि भूख नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं होता है, जो चीजें हमें पसंद होती है उनमें भी मजा नहीं आता है, मन नहीं होता खाने का। लेकिन विंटर डिप्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे भूख बढ़ जाती है, यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग होती है, शुगर स्वीट्स की क्रेविंग होती है, तो वो कहते हैं कि हम ज्यादा खाते हैं। उसके बगैर जो है पेशेंट्स थकावट की बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं। थकावट यूजुअली डिप्रेशन में होती है अदरवाइज भी, लेकिन जो विंटर डिप्रेशन है उसमें खास तौर पे पेशेंट्स ये टिपिकल सिम्टम बोलते हैं कि हमें थकावट बहुत ज्यादा होती है। तो ये कुछ चीजें होती है जो एक विंटर डिप्रेशन को बाकी चीजों से, बाकी टिपिकल डिप्रेशन से थोड़ा डिफरेंशिएट करती है। अदरवाइज जो सिम्टम डिप्रेशन के होते हैं जैसे मन नहीं लगना, परेशानी फील करना, दिलचस्पी कामों में नहीं होना, वो टिपिकल डिप्रेशन में भी वैसा ही होता है, वो विंटर डिप्रेशन में भी वैसा ही होता है। डॉक्टर साहब, अब ये विंटर हमारे लिए बड़े महदूद पीरियड के लिए होता है, क्या ये बीमारी फिर प्रोलॉन्ग चलती है या विंटर खत्म होने के साथ ही ये भी रुखसत पजीर होती है इस आदमी से? यूजुअली देखा गया है कि जो पेशेंट्स होते हैं जैसे ही विंटर आना शुरू होता है, जैसे सर्दियों का मौसम शुरू होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स फील करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही फिर विंटर भी पीक पे पहुंचता है उनका डिप्रेशन भी पीक पे पहुंच सकता है, एंड वैसे ही जैसे फिर मौसम धीरे धीरे ठीक होने लगता है उनका डिप्रेशन भी ठीक हो सकता है वैसे। तो यूजुअली ज्यादा सिवेरिटी जो देखी है वो कोर विंटर होता है, जब बहुत ज्यादा सिवियर हार्श विंटर होता है उसी टाइम में ज्यादा सिम्टोमेटिक होता है। क्या कोई घरेलू इलाज ऐसे विंटर ये जो डिसऑर्डर हैं जिससे हम गुजरते हैं इसका है घर के अंदर? अगर कम पीरियड के लिए ये डिप्रेशन है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि घर के अंदर कुछ हो सके, या जरूरी है कि काउंसलिंग या फिर उसके बाद मेडिसिन तक बात पहुंच जाए? देखिए यूजुअली हम क्या करते हैं कि विंटर डिप्रेशन एक ऐसा है जिसमें दवाइयों के बगैर भी काफी ज्यादा इलाज हमने देखे हैं। यूजुअली हमारा प्लान ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो प्रिवेंशन पे होता है। ऑलरेडी जो पेशेंट्स होते हैं उनको रियलाइज करने में कि विंटर में डिप्रेशन उनको होता है, उनको काफी साल लग जाते हैं डिप्रेशन ये रियलाइज करने में कि हमें विंटर में डिप्रेशन होता है। तो यूजुअली फिर पेशेंट्स को जब इनसाइट आ जाती है तो जैसे ही विंटर अप्रोच करने लगता है वो हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब अब विंटर आने लगा है, कहीं मुझे फिर से तो नहीं हो जाएगा।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम दवाइयों में कुछ चेंजेस करनी पड़ती है, लेकिन उसके बगैर भी कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम घर बैठे कर सकते हैं, जिससे हम अगर डिप्रेशन हो भी गया है तो उसकी सिवेरिटी कम कर सकते हैं, या अगर अभी नहीं हुआ है तो प्रिवेंट कर सकते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लाइट थेरेपी हम बोलते हैं, क्योंकि मेन कॉज जो होता है वो है कि लाइट कम हो जाती है, उस वजह से विंटर डिप्रेशन हो जाता है। तो मेन जो हमारा थेरेप्यूटिक ये होता है कि ट्रीटमेंट का ये होता है, हम लाइट थेरेपी बोलते हैं उसको। तो सबसे बेस्ट जो रहता है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप बाहर थोड़ी धूप में जाएं। यूजुअली ऐसा होता है कि हर रोज बर्फबारी नहीं होती है, कभी कभी धूप भी निकलती है, तो यूजुअली हम पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि सुबह जब आप उठे विद इन द फर्स्ट आवर जब आप उठते हैं उसमें आप बाहर जाए, धूप में थोड़ी देर बैठे। धूप में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसके बहुत ये होते हैं कि एक तो आपको एक्सरसाइज होगी और आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, दूसरा आपको लाइट थेरेपी भी मिलेंगी। जब लाइट आंखों पे पड़ती है तो हमें इनफ लाइट जो मिलती है, जिसकी डेफिशिएंसी होती है, वो हमारे लिए थेरेप्यूटिक बन जाती है। यूजुअली 15 to 30 मिनट्स का पीरियड इनफ रहता है इन लोगों के लिए। अब ये भी है कि अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, तो अगर आप धूप में बैठेंगे, किताब पढ़ेंगे, अपना ब्रेकफास्ट करेंगे या कोई और एक्टिविटी करेंगे, जस्ट धूप में बैठेंगे, वो भी थेरेप्यूटिक रहती है इन पेशेंट्स के लिए। अब ये होता है कि कभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉसिबल नहीं होता है कि आप बाहर जाके धूप में बैठ के धूप सेंके। तो ये है कि हमारे पास जो होते हैं लाइट थेरेपी बॉक्सेस होते हैं, हमारे पास जो डिवाइसेस होते हैं, गैजेट्स होते हैं, वो लाइट एमिट करते हैं, तो वो इन्हीं चीजों के लिए बनाए गए हैं। तो हम सुबह के पेशेंट्स को क्या बोलते हैं, आप वो टेबल पे रखे, अपने सामने रखे, और आधा पौना घंटा आपने उस टेबल के सामने बैठना है। तो वो भी एक थेरेप्यूटिक रहता है इन पेशेंट्स के लिए। अब अगर कुछ आर्टिफिशियल लाइट के तौर पर यूज की जाती है डॉक्टर साहब? जी जी, उसमें यूवी लाइट्स कट की होती है, उसमें वो सेफ डिवाइस होता है, एक ज्यादा हार्मफुल रेज उसमें नहीं होती है। तो 15 से 20 मिनट या पौना घंटा सफिशिएंट रहता है अगर ये पेशेंट्स उस लाइट थेरेपी बॉक्स के सामने बैठते हैं। अब अगर कभी वो भी अवेलेबल नहीं होता है, हमारा जो माहौल है यहाँ पे ऐसे डिवाइसेस मोस्टली फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो उन केसेस में क्या रहता है कि अगर अब वो फैंसी चीजें भी नहीं होती है, आपने क्या करना है, रूम में सारे बल्ब्स ऑन रखने, लाइट्स रखनी है, पर्दे हटाने हैं, बाहर की लाइट आपने अंदर आने देती है। तो अगर बाकी चीजें नहीं है, कम से कम आप लोग ये कर सकते हैं कि लाइट कमरे में लाइट आने देनी है। तो ये है कि लाइट आनी चाहिए कमरे में, चाहे किसी भी सोर्स से आए, लाइट आनी चाहिए। तो सुबह कम से कम आधे घंटे ये थेरेपी का काम करती है इस मामले में जिसका हम जिक्र करते हैं कि विंटर थेरेपी या ना विंटर डिप्रेशन। जी, विंटर डिप्रेशन में स्पेसिफिकली ये देखा गया है कि लाइट थेरेपी जो होती है वो बहुत हेल्पफुल रहती है पेशेंट्स के लिए। अच्छा, एक चीज़ और भी, ये जो नफ्सियात के, जज्बात के मामलात होते हैं, इस तरह भी कैफियत या जो लोग बेचैनी जिनमें हम देख रहे हैं, रिपोर्ट्स को हम उठाते हैं तो पता चलता है कि हर चार में से एक शहरी पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त डिप्रेशन, किसी न किसी तरह के डिप्रेशन से गुजर रहा है। और जब इनमें स्कूली बच्चों की तादाद देखते हैं तो 15 साल से 19 साल के बच्चों की काफ़ी तादाद 20% के आसपास, जिनमें बालिग अफराद की तादाद भी 20% से ऊपर चली जाती है। आज जिन लोगों से आप मुलाकात करते हैं, जिनका इलाज होता है, बराह रास्त गुफ्तगू होती है, क्या नंबर ज़्यादातर है? नौजवान सबसे ज़्यादा, या फिर बुज़ुर्ग, या फिर मिडिल एज वाले सबसे ज़्यादा? और मर्द और ख़वातीन क्या बराबरी नंबर दोनों साइड से है? देखिए, हमारे पास हर एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं। अब हमारे पास अलग अलग ओपीडीज होती है, हमारी एडल्ट ओपीडीज होती है, हमारी चाइल्ड एडोलसेंट ओपीडीज होती है, हमारी एल्डरली ओपीडीज, जीरियाट्रिक ओपीडीज अलग से होती है। तो हमारे पास हर एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं। एंड जो ये स्टैटिस्टिक्स होता है, इसमें जब ये डिप्रेशन लेते हैं तो इसमें हर सिवेरिटी का डिप्रेशन होता है। माइल्ड पेशेंट्स जो होते हैं वो भी इंक्लूड किए होते हैं, और जो सीवियर डिप्रेशन होते हैं वो भी इंक्लूड किए होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जो माइल्ड डिप्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं वो यूजुअली हमारे पास जल्दी नहीं आते हैं। हमारे पास जो आते हैं वो ज्यादा, जिनका डिप्रेशन थोड़ा सीवियर लेवल पे आ गया होता है, तो वो हमारे पास आते हैं। लेकिन डेफिनेटली हमने ये देखा है कि अगर हम आज से 10-15 साल पहले की बात करेंगे तो ऑब्वियसली काउंट बढ़ गया है हमारे पास। जो ओपीडीज हमारी 15 साल पहले होती थी, उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हम बोलेंगे रश बढ़ गया है हमारे पास। तो इसके मेनी रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन जो मैं ये बिलीव करती हूँ कि है, वो ये है कि स्टिग्मा काफी हद तक कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि पहले लोगों को डिप्रेशन नहीं होता था, पहले भी होता था, बट एक तो ये है कि स्टिग्मा की वजह से पेशेंट्स आते नहीं थे हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास नहीं आते थे। एंड दूसरा ये था कि मेनी टाइम्स पेशेंट्स को नॉलेज ही नहीं होती है। अगर किसी को डिप्रेशन होता है, पहले उसको समझने में बहुत टाइम लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसको समझ ही नहीं आता है कि ये कुछ नफ्सियाती प्रॉब्लम है, ये कुछ
मेंटल हेल्थ इशू है, डिप्रेशन है या कोई और मेंटल हेल्थ इलनेस है, कि हम जाएं डॉक्टर के पास जाएं। यूजुअली हम पेशेंट्स जो अब हमारे पास आते हैं वो लेट स्टेज पे आते हैं, तो हमारे पास आने से पहले वो पीर फकीर के पास गए होते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स के पास गए होते, तो वहां भी इलाज किया होता है। एंड मेनी अ टाइम जब वहां हेल्प नहीं होती है तब जाके वो हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास यूजुअली वो लेट प्रेजेंट करते हैं। तो ये वजूहात हो सकते हैं। एक And फाइनल दूसरा ये है चीज कि डॉक्टर obviously- साहिबा आपसे जानना चाहेंगे, साल 2021 में सुकून नाम की मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन भी शुरू की गई, टेलीमानस के थ्रू भी बहुत सारे लोग कनेक्ट करते होंगे, इसके अलावा इमहांस का भी एक अपना रोल है। ये सारे इकदामात क्या कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आए हैं? नंबर्स थोड़े से कम हुए उन लोगों के जो हेल्प वाकई में चाहते थे और इन सारे रास्तों के जरिए आपसे कनेक्ट कर पाए? ऑब्वियसली टेलीमानस जो है वो बहुत ह्यूज हेल्प मिली है उससे पेशेंट की। हमारी जो टेलीमानस हेल्पलाइन है वो अब पिछले 2 साल से चल रही है। एंड आई वुड टेल यू इंडिया में जो है वो ऑलमोस्ट इस वक्त 23 सेंटर्स टेलीमानस के चल रहे हैं। एंड जेके की जो हेल्पलाइन है वो इस वक्त टॉप 3 हेल्पलाइंस में इस वक्त है इन द नंबर्स के हिसाब से। मतलब हमने वन ऑफ द मैक्सिमम जो हमने नंबर्स हमारे पास फोन कॉल्स आए हैं वो उसके लिहाज से मैं बात कर रही हूँ। अभी तक हमने मोर देन 74,000 कॉल्स टेलीमानस पे रिसीव की है। एंड सीइंग दिस ह्यूज रेस्पॉन्स, 1 जनवरी से वीडियो कॉलिंग कंसल्टेशन भी स्टार्ट हुई है उसमें। एंड उसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट्स जो है वो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट करते हैं एंड दे आस्क फॉर ए वीडियो कंसल्टेशन। तो वो फोन पे वीडियो कंसल्टेशन पे एक डॉक्टर के साथ बात करते हैं इन द सेम वे जैसे वो ओपीडी में बात करते हैं। एंड दे डिस्कस देयर जो उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो डिस्कस करते हैं। एंड जब फोन रखते हैं वो एक जो डॉक्टर है वो प्रेस्क्रिप्शन लिख के उनको एक फोन में एक मैसेज आता है, वो लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करते हैं प्रेस्क्रिप्शन। एंड वो प्रेस्क्रिप्शन एक वैलिड प्रेस्क्रिप्शन है, वो जाके उस पे दवाइयां ले सकते हैं। तो सीइंग दिस ह्यूज नंबर 74,000 एक ह्यूज नंबर है। दैट मीन्स पेशेंट्स चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। हर कोई पेशेंट हॉस्पिटल नहीं आ पाता है। हमारे पास टंगडार से पेशेंट्स आते हैं, गुरेज से पेशेंट्स आते हैं, लद्दाख से पेशेंट्स आते हैं, जो हमारे पास सितंबर अक्टूबर के महीने में आते थे और हमें कहते थे कि डॉक्टर साहब अब हम 6 महीने तक नहीं आ सकते हैं आपके पास क्योंकि रास्ते बंद होते हैं, विंटर्स बहुत हार्श होते हैं वहां पे, तो हम नहीं आ सकते हैं। ये हेल्पलाइन पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। बिसाइड्स दैट एल्डरली पेशेंट्स जो है उनके बच्चे आते थे हमारे पास, डॉक्टर साहब उनको ये प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो, निमोनिया हो गया, वो नहीं आ पाते हैं, तो हम उनके बिहाफ पे आपको बोलते हैं। तो उन केसेस में हमें बहुत ज्यादा मुश्किल आती थी, तो टेलीमानस हेल्प है वो उसमें भी बहुत हेल्पफुल साबित हुई। डॉक्टर हिना हाजनी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सलाम जेके में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और मॉर्निंग शो में अपना माहिराना मशवरा देने के लिए, हमारे सवालात और उन लोगों के सवालात जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करते हैं उनके जवाब देने की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और कल दोबारा कोशिश रहेगी कि आइंदा प्रोग्राम्स के जरिए भी माहिर नफ्सियात या फिर साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं या बाकी तमाम लोग जो मेंटल हेल्थ वेलबींग के लिए काम करते हैं उन लोगों की बात आपको सुनाई जाए। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आपकी कॉल्स भी लेनी है, लेकिन उससे पहले एक खबर उन तमाम लोगों के लिए जो वंदे भारत ट्रेन के जरिए सफर करते हैं या मंसूबा बना रखा था या प्लान था, टिकट्स ले रखे थे। आइंदा 50 दिनों तक वंदे भारत ट्रेन सर्विसेज मुतासिर होने वाली हैं। मुकम्मल तफसीलात आपको फराहम करेंगे इस ताल्लुक से और साथ साथ शिल्पा भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही है। बिल्कुल, बात जरा वंदे भारत ट्रेन की करेंगे। अगर आप नई दिल्ली से जम्मू तक का सफर करना चाहते थे तो फिलहाल आपकी टिकट्स नहीं बनेंगी। आप इस वंदे भारत के जरिए से सफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे का बड़ा बयान सामने आया है और उसके मुताबिक चंद अहम ज़रूरी मरम्मतें करनी है जम्मू रेलवे स्टेशन पर, जिसको देखते हैं फिलहाल वंदे भारत एक्सप्रेस जो ऑपरेशनल थी दिल्ली से बराबर जम्मू और जम्मू से कटरा तक, इसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और टेम्परेरी ये फैसला लिया गया है जब तक ये मेंटेनेंस का वर्क मुकम्मल नहीं होता है जी जम्मू रेलवे स्टेशन पर। 50 दिन तक ये सस्पेंशन रहेगी दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस और आज यानी 16 जनवरी से 6 मार्च तक आप वंदे भारत में सफर नहीं कर सकते हैं। तफसीलात आपके सामने है कि अगर आप टिकट को बुक करना चाहते हैं तो वहां पर आपको दिखेगा कैंसल कैंसल और कैंसल, और ये कहा गया कि जो इंटरलॉकिंग वर्क था जो जम्मू रेलवे स्टेशन पर होना चाहिए था वो नहीं है और उसको रीडेवलपमेंट के तौर पर अब लिया गया है ताकि ये काम मुकम्मल हो सके और ये 50 दिनों के अंदर मुकम्मल करना है। और अब ये क्लियर हो गया कि आज से 6 मार्च तक आपके पास वंदे भारत ट्रेन जो है वो नहीं आएगी। 655 किलोमीटर का सफर
8 घंटे में ये ट्रेन सफर करती थी, जो दिल्ली से होते हुए श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चली जाती थी। और वंदे भारत ट्रेन जो पहली 22439 आती थी, दूसरी 22440 आती थी, ये दोनों जो है फिलहाल बंद कर दी गई है और ये साफ कर दिया गया है कि आगे 50 दिनों के बाद ये ट्रेनें जो है वो चलेंगी, क्योंकि इंटरलॉक सिस्टम और दीगर चीज़ों की मरम्मत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से यहाँ पर फिलहाल वंदे भारत ट्रेन को रोकने का फैसला किया गया है। सुबह सुबह हम इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहे थे रेलवे हुकाम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो 1 मार्च 2, 3, 4, 5 यानी जो 6 वाली तारीख बताई, और फेब में भी आप देखेंगे 1-2 दिन छोड़कर बाकी ये 47-48 दिन ट्रेन अवेलेबल नहीं होगी। शिल्पा, क्या और डिटेल्स हैं, और जिन लोगों ने टिकट्स कर रखी हैं या जिनके पास अब ऑप्शन नहीं है, तो क्या कोई ऑल्टरनेट भी है? वंदे भारत के अलावा बाकी सर्विसेज चलती रहेंगी या फिर बाकी ट्रेनें भी प्रभावित हो सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जम्मू रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ पे कार्य जो है मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसके चलते कई ट्रेनों को जो है वो रद्द कर दिया गया है। सबसे पहले जिस प्रकार से आपने कहा वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो मैं ट्रेन संख्या आपको बता दूं 22439/22440 ये ट्रेन नंबर है, जहाँ पर ये दिल्ली से जो है वो कटरा की तरफ ये ट्रेन जो है वो रवाना होती है। और दिल्ली से कटरा का जो सफर है वो करीबन 8 घंटे का ये सफर जो है वो तय करती है। 50 दिन के लिए जो है उसे रद्द कर दिया गया है करीबन, यानी कि आज से 6 मार्च तक जो है वो ये रद्द रहेगी। और दूसरी ट्रेन जो वंदे भारत है 22477/22478 ये भी श्री माता वैष्णो देवी के लिए जो है वो रवाना होती है दिल्ली से। ये ट्रेन जो है वो चलेगी, ये कंटिन्यू चलेगी, लेकिन जो वंदे भारत जो 22439 वाली ट्रेन है, ट्रेन नंबर, ये जो है वो रद्द कर दी गई है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पर एक कंफ्यूजन था, वो क्लियर हो गया कि जो 2-4 ट्रेनें हमारे पास आया जाया करती थी, 2 को सस्पेंड कर दिया गया, 2 एज पर शेड्यूल चलेंगी। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जो 22477/22478 है जो दिल्ली से कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार पे जाती है, वो ट्रेन जो है वो चलेगी। और जो 22439/22440 है ये ट्रेन जो है वो रद्द कर दी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो करीबन 65 ट्रेन ऐसी हैं जिसे रद्द कर दिया गया है। उनकी अलग अलग डेट्स जो है वो बताई गई है कि मार्च तक ये जो है वो रद्द रहेगी। देखिए अगर इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की मैं बात करूं तो ये कटरा के दरबार पे जाती है, माता वैष्णो देवी के दरबार पे जाती है, और वहां पर कई सारे जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। तो इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धालु जो इस ट्रेन की ऑलरेडी टिकट करवा चुके हैं या फिर करवाने वाले हैं, तो उन्हें काफी ज्यादा समस्या भी सामने आएगी। अच्छा, ये समझ में कहा गया कि इंटरलॉक रिडिजाइनिंग का मामला है जी, ट्रैक को रिडिजाइन करना है, एक वंदे भारत नहीं आएगी, दूसरी आएगी, स्पीड ऑलमोस्ट दोनों के पास सेम है, तो फिर प्रॉब्लम कहां पर एक्चुअली अराइज हो रहा था? क्या वाकई तौर पर डिजाइन डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है या कुछ और भी है? देखिए रखरखाव की यहाँ पर जो है वो बात कही गई है कि रखरखाव किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जो है वो दिल्ली से कटरा के लिए फिर जो है वो रवाना किया जाएगा। लेकिन जो दूसरी वंदे भारत ट्रेन है उससे जो है वो कंटिन्यू जो है वो चलाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा डिटेल्स देने के लिए। नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से इसकी अपडेट्स दे दी गई हैं, ये तो एक बात आपके सामने, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, मौसम के हवाले से भी अपडेट देना है। ट्रेन की बात हो रही है तो एक अपडेट आपको और भी देना है। अब जो जम्मू सूबे से कटरा से श्रीनगर और बारामूला तक रेल सर्विसेज शुरू हो रही हैं 20 जनवरी के बाद, जिनका आगाज मुमकिन तौर पर होगा। श्रीनगर तक ट्रेन सर्विस को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आखिरी हिस्सा जो था, जो कटरा से बनिहाल के दरमियान रियासी वाला जो सेक्शन था, उसमें एक लंबी सुरंग है 12.77 किलोमीटर ये बनती है, यानी 13 किलोमीटर के आसपास। इस हिस्से में क्या ये हिफाजत के एतबार से, सुरक्षा के एतबार से ठीक है, ग्रीन सिग्नल दिया जाना चाहिए या नहीं? तो आखिरी हिस्से के लिए हिफाजती मंजूरी बाज़ाब्ता तौर पर जो कमिश्नर सेफ्टी रेलवेज हैं उनकी तरफ से दे दी गई। फाइनल इंस्पेक्शन हुई, हतमी मुआयने के बाद ये क्लियर कर दिया गया कि अब मुकम्मल तौर पर जो बनिहाल रियासी कटरा वाला सेक्शन था, अगर ट्रेन 85 किलोमीटर की रफ्तार से भी चलती है तो वंदे भारत ट्रेन या दूसरी ट्रेन 85 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी, जिसके लिए मुआयना चल रहा था। और 6 जनवरी के बाद शुरू होने वाले इस मुआयने को देर शाम मुकम्मल करने के बाद रेलवे डिवीजन की तरफ से तस्दीक कर दी गई कि हिफाजती मंजूरी मिल गई है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, जिसका मतलब यह है कि अब मुकम्मल तौर पर ट्रैक ओके है। सिर्फ और सिर्फ इंतजार इस बात का है कि प्राइम मिनिस्टर हरी झंडी दिखाए और कटरा से कश्मीर के लिए ट्रेन रवाना हो। यानी कुल मिलाकर 7 सफ़हात पर मुश्तमिल कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की चिट्ठी है,
जिसमें यह कहा गया कि उन्होंने तमाम तर सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स को ध्यान में रखा, तमाम तर हालात वाक़ात को आज खुद मुशाहिदा किया, जिसके बाद दस्तखत करते हुए उन्होंने एनओसी जारी कर दी है और इस तरीके से श्रीनगर का रेल मंसूबा मुकम्मल हो गया है और बहुत जल्द यहाँ से रेल सर्विसेज भी बहाल होंगी। याद रखिएगा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट सन 2005-2006 से शुरू किया गया। 118 किलोमीटर जो बड़ी काजीगुंड बारामूला रेल सर्विस जो वादी कश्मीर थी, ये इनॉग्रेट की गई थी सन 2009 में, अक्टूबर का महीना था। 18 किलोमीटर बानियाल काजीगुंड, 25 किलोमीटर रेल उधमपुर कटरा सेक्शन ये भी कमीशन कर दी जून 2013 और 2014 में। संगलदान बानियाल सेक्शन को कंप्लीट किया गया पिछले साल, ऑपरेशनल वो भी कर दी गई है। और इस तरीके से जो रेलवे लाइन थी जिनमें 38 टनल्स, T49 और उसके साथ साथ दीगर टनल्स थी, जो अभी नॉर्दर्न एतबार से देखा जा रहा है कि सबसे बड़ी टनलें हैं और कुल मिलाकर 927 ब्रिज, छोटे बड़े ब्रिज जो है वो बनाए गए हैं। इन पर अब रेल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर चलेगी और बाज़ाब्ता तौर पर कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने इसको मंजूरी दे दी है और अब तमाम नजरें मरकजी वजारत दाखिला, मरकजी वजारत रेल और वजीर आज़म दफ्तर पर रहेंगी कि कब रेल को बाज़ाब्ता तौर पर हरी झंडी दिखाकर नई दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अगरचे हॉल्ट स्टेशन, चेंज ओवर स्टेशन भी है जिस पर अभी भी हंगामा और सियासत हो रही है, ताहम बड़ी बात यह कि तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए रेल कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब ये रेलवे प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर हो गया है ऑपरेशनल। किसी भी वक्त इस पर रेल चलने की इजाजत मिल सकती है। आरिफ वहीद हमारे साथ है, चलिए आरिफ वहीद के साथ राब्ता कट गया जी। तो ये थी जनाब बात रेलवे की। एक तरफ से आपको कम रेल मिले, कम ये जो वंदे भारत है एक नहीं चलेगी, दूसरी चलेगी, लेकिन दूसरी बड़ी खबर ये कि रेलवे कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने हरी झंडी दे दी है, आप इसको चला सकते हैं। में कुछ मिनट्स हमारे पास हैं और चलते चलते जो हमने शुरुआत में कहा था कि आज मौसम तब्दील हो सकता है। शुमाली भारत के अंदर सुबह सुबह शदीद किस्म की ठंड और कुछ इलाकों में मनफी दर्जा हरारत कल के मुकाबले कम है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जो महकमा मौसमियात ने पहले प्रेडिक्ट किया था वो शुरू हो गई है और इससे यह है कि निचले इलाकों में भी थोड़ा फर्क महसूस किया जाएगा, यानी जो माइनस टेम्परेचर 4, 4.5, 5 के आसपास जा रहा था वो कम होगा। वेदर अपडेट और चलते चलते जरा आपको बताएं कि रात का दर्जा हरारत मुख्तलिफ इलाकों में क्या था। 2.5 के आसपास श्रीनगर में माइनस टेम्परेचर, काजीगुंड में 3.8, कुपवाड़ा 6 तक पहुंच गया है, 4.2 पहलगाम, सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में 2.3 तक पहुंचा है और श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम तकरीबन सेम है। बांडीपुरा भी इतना ही 2.5 के आसपास, बडगाम माइनस टेम्परेचर, बारामूला में 1.7, पुलवामा 3.1 और साउथ कश्मीर के अंदर सबसे सरतरीन इलाकों में से एक शोपियां और पुलवामा रहे तो शोपियां में 5.5 के आसपास, जिसका मतलब ये है कि कल के मुकाबले टेम्परेचर थोड़ा कम है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हल्की सी सर्दी की लहर कम इस वजह से भी हुई है कि बलाई इलाकों में बारिश या बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। इशफाक, तो इसके साथ जम्मू की जब हम बात करते हैं तो जम्मू के अंदर रात का दर्जा हरारत 7.7 डिग्री, आज धूप होने की उम्मीद है, जबकि मरकजी महकमे मौसमियात कह रहा है कि आज बारिशें भी होनी है। सांबा के अंदर 4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, डोडा के अंदर 2.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया रात का दर्जा हरारत, और रामबन के अंदर भी रात का दर्जा हरारत 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और किश्तवाड़ में भी सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर आपको दिखेगी, जहां पर 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उधमपुर आएंगे तो जहां पर 4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, पुंछ के अंदर 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी की कहानी ही एंटायर डिफरेंट है, जहां पर सर्द और यकबस्ता हवाएं लगातार जारी है। सबसे सरतरीन इलाका द्रास, जहां पर मनफी 17.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, लेह के अंदर 11.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, और करगिल उसके बाद 10.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सरतरीन इलाका लद्दाख के 3 स्टेशन करगिल, द्रास और लेह, लेकिन सरतरीन इलाका द्रास इस वक्त माना जा रहा है, जहां पर दर्जा हरारत मनफी 17.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो चलिए जनाब, ये तो थी मौसम की मिजाज की कहानी जो हमने आपके सामने रखी। फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। कल सुबह आपके साथ होगी फिर मुलाकात प्रोग्राम सलाम जेके में, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का न थमने वाला सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।